जैन दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन करा था, है ना। अब हम क्वेश्चन देखते हैं थर्ड वाला, प्रश्न क्रमांक 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ याद कीजिए। ठीक है, अब हमें जो याद करना है वो क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, 12, 15 और 21। ठीक है, अपन 12 के निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे पहले, मतलब गुणनखंड निकालेंगे। 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1 और 1 से काटेंगे 1। ठीक है, ऐसे 15 के निकालेंगे, 15 के निकालेंगे, 5 से कटेगा 15, 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, 5 एकम 5 और 1 एकम 1। ऐसे 21 काटेंगे, 5 से कटेगा 21, 3 से 3 7 21, 7 एकम 7। अभी छोटी छोटी चीजें तो आपको याद होगी, मैं ऐसा मानता हूं। अब 12 की क्या है, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 1। ऐसे ही 15 की क्या है, 3 गुणित 5 गुणित 1। 21 की क्या है, 7 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 1। ठीक है, अब अपन निकालते हैं एचसीएफ। लास्ट क्लास में भी अपन ने एचसीएफ देखा था। ठीक है, अब एचसीएफ निकालना। एचसीएफ कैसे निकलेगा, जहां भी अपने को कॉमन दिख रही, क्या 2 इसमें है, इसमें है क्या, इसमें 2 है, इसमें है क्या, इसमें 3 है, इसमें 3 है क्या, ये रहा 3, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, लिख लो। 1 है, 1 है, 1 है, 1 भी लिख लो। तो कितना आया, 3 का 3। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले तो 3 लिख लो और बाकी जितनी भी संख्याएं बच रही वो सारी लिख लो। क्या बच रही है अपने पास, 2 बच रहा है और 2 बच रहा है, 2 बार बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है, 5 बच रहा है और 1 क्या बच रहा है, नीचे 7 बच रहा है। ठीक है, सबका मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो सबका। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंजे 7, 12 पंजे, अरे यार 12 पंजे कितने, 7, 7 इंटू 7, 7 छंग 42। ठीक है, कितना आया, 420। बस इतना ही करना। अगला वाला क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन क्या है अपना, 12, 17, 23 और 29। 17, अब ये देखो 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 किससे कटती है, ओनली 17 से ही कटती है। क्यों, क्योंकि 17 जो है अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या जो होती है वो स्वयं के नंबर से कटती है और 1 से कटती है। कैसे कटती है, अभाज्य संख्या जो होती है जो स्वयं के नंबर से कटती है और 1 से कटती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, है ना, 17, 19, 23 ऐसे होती जाती है। 17 कैसे कटेगा, ओनली 17 से कटेगा, 17 एकम 17 और 1 एकम 1। ऐसे 23 कैसे कटेगा, 23 भी एक अभाज्य संख्या है, 23 23 से कटेगा। 29 29 भी एक अभाज्य संख्या है, 29 एकम 29। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, 17 की क्या है, 17 गुणित 1, 23 की क्या है, 23 गुणित 1 और 29 की क्या है, 29 गुणित 1। ठीक है, अब क्या निकालेंगे अपन, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन आ जाए। क्या दिख रहा है कॉमन, मुझे तो 1 ही दिख रहा है, 1। ठीक है, एलसीएम तीनों संख्याओं गुणा, और एलसीएम देखो कभी भी जो अभाज्य संख्या होती है ना, जो अभाज्य संख्या होती है उनका एलसीएम हमेशा उनका गुणा ही होता है। जितनी भी अभाज्य संख्या होती है उनका हमेशा एलसीएम क्या होता है, उनका गुणा। अब इनका गुणा करना आपने, 17 में 23 का, 17 की टेबल में लो 3 बार, 17 से 51 का 1 हासिल आए 5, 17 दूनी 34 और 5, 17 दूनी 34, 17 से 51 का 1 हासिल आए 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39 इंटू 29। ठीक है, अब इसका गुणा करना है, 29 एकम 29, 29 का 9 हासिल आए 2। ठीक है, आप तुम चलो ऐसे छोड़ो इसको, आप ऐसे कर लीजिए,
मैं मानता हूं कि आपको याद होगा 3129, 9 एकम 9, 9 81 का 1 हासिल आए 8, 9 तिया 27, 27 और 8, 3 तो उधर जोड़ दो और 5 35। ठीक है, अब 2 से 2 एकम 2, 18 का 8 हासिल आए 6 और 1 7, तो 9 3 3 और ये कितने हो गए, कितने हो गए 10 और 11 कितना आया 11 339, 11 339, ये आएगा अपना एलसीएम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं 8 9 25। 8 के फैक्टर निकालेंगे, पहले 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 1 और 1 से काटेंगे। ठीक है, ऐसे 9 से निकालेंगे, 9 बाईस कटता है 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 25 काटेंगे, बाईस कटेगा 25, 5 से 5 5 25 और 1 एकम 1। 8 के लिखें 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1, 9 के लिखें 3 गुणित 3 गुणित 1, 25 के लिखें 5 गुणित 5 गुणित 1। कॉमन क्या आ रहा है, एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन आता है 1 आ रहा है, एलसीएम क्या आता है सभी का मल्टीप्लाई, जो एचसीएफ के अलावा 2 है, 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक है, 3 गुणित 3 और 5 गुणित 5। अब देखना मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूं, आप आपके हिसाब से गुणा कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 5 बजे 25, 25 तिया 75, 75 गुना लगभग मान लीजिए 225, 225 गुना 225 गुना 450, 450 गुना 900, 900 गुना 1800। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, एचसीएफ 2 संख्याएं दी है। ठीक है, 2 संख्याओं का एचसीएफ दिया है अपने को 9 और एलसीएम अपने को याद करना है। ठीक है, तो हल करेंगे इसको, क्या दिया है, पहले तो दिया है वो लिख लेंगे, दिया है क्या दिया है एचसीएफ, कितना है एचसीएफ 9। ठीक है, पहली संख्या लिख लेंगे, पहली संख्या, पहली संख्या कितनी है 306, दूसरी संख्या लिख लेंगे। अच्छा, ये चीजें मैं बता रहा हूं लिखने की, इससे क्या रहेगा कि आपको मतलब आगे करने में दिक्कत नहीं आएगी। वो कैसे देखना आगे, 657, ठीक है, अपने को याद क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, अब एक सूत्र है जो आपने लगभग सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन में आपने पढ़ा था, है ना, क्या सूत्र पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही क्वेश्चन था। अब आपके पास दो संख्या कौन कौन सी है, पहली संख्या क्या है 306, गुणनफल को गुणा करना है, दूसरी संख्या 657। ठीक है, एचसीएफ कितना दिया है 9 और एलसीएम क्या करना है, याद करना है, तो एलसीएम की जगह एलसीएम। अब 9 देखो, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में। अब 9 से काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, किसी भी एक संख्या को काट दो, क्योंकि गुणे में अगर आप इसका गुणा इसमें करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, उसके बाद आपको 9 से भाग लगाना पड़ेगा। बट आप ये मत करो, आप यहीं से इसको काट दो, 9 एकम 9, 9 तिया 27, बचेंगे 3, 9 चौक 36, कितना आया 34 गुणित 657 बराबर एलसीएम। अब 34 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, लगभग 34 का गुणा करोगे आप तो 2 2 3 3 8। अच्छा, ये मैंने कैसे करा, क्योंकि मुझे 34 की टेबल आती है ना, और मुझे क्या है, मुझे पता है, मैंने सवाल ही इतनी बार बच्चों को करवा दिए हैं कि मुझे सवाल का आंसर तक पता हो गया कि आंसर क्या आएगा, है ना। 22 300
38। ठीक है, हो गया छोटा सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स्थ, 3 सवाल है लगभग। अब मान के चलो वो सवाल एग्जाम में नहीं आते, एग्जाम में नहीं आते और वैसे आते भी नहीं लगभग। मान के चलो 2020 के बाद अभी तक नहीं आए, 2018 से ले लो आप, उधर कभी से भी ले लो, अभी तक एग्जाम में नहीं आए। बट अपन क्या है, रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए अपन एक सवाल छोड़ेंगे, उसमें इस एक सवाल और कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये कहने का मतलब यूं है कि एक कोई प्राकृत संख्या, कोई सी भी प्राकृत संख्या x y z 1 2 3 4 5, कोई सी भी एक प्राकृत संख्या लीजिए आप, एक प्राकृत संख्या n लीजिए, के लिए संख्या 6n जो है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कैसे समाप्त हो सकती है? 0 से समाप्त हो सकती है। ठीक है, अब 0 से समाप्त होने के लिए अब 6 की घात n है, यहां मैं n मान लेता हूं, n बराबर 1। ये तो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये आपको लिखना इतना नहीं, ये तो आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, 6 की घात n, अगर 6 की घात 1 रखूंगा मैं तो कितना आएगा? 6। फिर n बराबर, पहले n बराबर मैंने 1 रखा, फिर n बराबर में रख रहा हूं 2, 6 की घात 2 कितना आता है? 6 गुणे 6 36, n बराबर 3, 6 की घात 3। ठीक है, तो 6 गुणे 6 कितना आया? 200। और ये बोल क्या रहा था कि यहां पर 0 पर समाप्त होना चाहिए। काय पे समाप्त होना चाहिए? 0 पर। अच्छा, यहां पे 0 आया? नहीं आया। यहां पे 0 आया? नहीं आया। यहां पे 0 आया? नहीं आया। नहीं आया ना? तो इसका कहने का मतलब था कि ये जो है ना, पीछे 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 पर समाप्त होना चाहिए, पर ये संभव ही नहीं। 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए? 0 पे समाप्त होने के लिए अगर कोई सी संख्या है, जैसे 0 पे कौन सी समाप्त होती है? 10 होती है, 20 होती है, 30 होती है, 40 होती है, 50 होती है, 100 होती है, 0 पर समाप्त हो रहे। 10 में क्या होता है? 2 गुणित 5 होता है। 20 में क्या होता है? 2 गुणित 5 गुणित 2 होता है। ऐसे ही इसमें भी 5 और 2 होता है। मतलब कोई सी भी संख्या को अगर 0 पर समाप्त कर रहे हो आप, तो उसमें 2 और 5 का गुणा होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 और 5 का गुणा होना ही चाहिए, तभी आपकी 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है नया, अब इसको अपन लिखेंगे कि अपन लिखेंगे कैसे इसको। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? यदि कोई संख्या, यदि कोई, फटाफट लिख रहा हूं मैं ना, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त, 0 पर समाप्त, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, तो वह, यदि वह 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित, मतलब 10 था जो 10 से कट सकता है। जैसे मैं 50 ले लू, 10 से कट सकता है? कटेगा पूरा पूरा, इसीलिए 10 से विभाजित हो सकती है। अगर 10 से विभाजित हो रही तो वो 2 से भी होगी, 2 से, वह 5 से भी विभाजित होती, क्योंकि 10 का फैक्टर ही 2 और 5 है। विभाजित होती, ठीक है यहां तक। अब उसके बाद आगे चलते हैं अपन। अब क्यों काय के लिए लिख रहा था? क्योंकि 10 क्या है? 2 गुणित 5 है, 2 गुणित 5 ही है। अब इसके बाद यहां तक तो अपन ने कर लिया, ठीक है, यहां तक तो अपन ने कर लिया। अब इसके आगे जो है कि जो 6n था, 6n के आभाज्य गुणनफल क्या हो सकते हैं? अभाज्य। क्या हो सकते हैं?
2 इंटू 3 की घात m, इनको कैसे लिख सकता हूं, 2 की घात m इंटू 3 की घात m, ठीक है, ये हो सकता है। अब यहाँ पे तो 5 है क्या, देखो अपन क्या कर रहे थे, अगर 10 के लिए क्या चाहिए था अपने को, 2 और 5 चाहिए था, पर इसमें देखो यहाँ पे अपने को 2 तो आ रहा है किंतु 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो वही लिखेंगे अपन 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 की घात n 5 से विभाजित नहीं है। अतः बस लिख लें लास्ट, अतः करके ना उत्तर लिख लेंगे। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, कोई सी भी प्राकृत संख्या x y z कुछ भी 1 2 3 4 5 कुछ भी के लिए संख्या 6 से अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। समझ में आया? क्वेश्चन था अपने को, मैंने 0 पर समाप्त हो सकती है नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 0 पे समाप्त होने के लिए चाहिए तो क्या चाहिए, 10 से विभाजित होना चाहिए, 10 से कटना चाहिए। 10 से कट रही है मतलब 2 और 5 से कट रही है, क्या होता है 10 2 और 5। अगर 6 n में क्या आता है, इसके फैक्टर तो 2 और 3 है, पर यहाँ 5 नहीं है, अपन ने लिख दिया 5 से विभाजित नहीं है। अतः किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 6 है 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये आगे के दो क्वेश्चन है 6 और 7, वो क्वेश्चन आते नहीं है और अपन करने से भी अपने को कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, फॉर टाइम वेस्ट होगा। अब अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं 1.2, है ना। ऐसे ही हम हमारे YouTube चैनल पर A1 कोचिंग क्लासेस महत्वपूर्ण पर अपलोड करते रहेंगे, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। और जो भी बच्चा 9th 10th 8th में हो, आप वहां पे वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और आपका सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।